हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में निषेचन क्रिया। क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होने के पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो निषेचन होता है। तो ह्यूमन में निषेचन क्या होता है, कैसे होता है, इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट करके पुट अप हुआ, उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करने के बाद रिटर्न हम अपनी टॉपिक पर आते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन की स्टडी कर लेते हैं और इसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया है वो है एमोनियोटिलिक जंतु क्या होते हैं। व्हाट इज एमोनियोटिलिक एनिमल? व्हाट इज एमोनियोटिलिक एनिमल? तो ये ऐसे निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं जो जल में वास करते हैं और उनका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो अमोनिया होता है। तो अमोनिया नामक उत्सर्जी पदार्थ जल में रहने वाले जंतु उत्सर्जित करते हैं, इसलिए उन्हें अमोनियोटिलिक जंतु कहते हैं। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लीडिंग सेल कहाँ होती है। हमने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बताया था कि टेस्टिस में, वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और उसमें दो विशेष सेल होती हैं, जिसमें एक सर्टोली सेल होता है और एक लेडिंग सेल होता है। तो सर्टोली और लेडिंग दोनों सेल कहाँ होता है? वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ब्रिक जो हमारा किडनी है, ब्रिक की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होता है? तो जिस तरह से किसी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है, उसी तरह किसी भी ह्यूमन बॉडी में उपस्थित जो ब्रिक होता है, उस ब्रिक का जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है, यूरिया किसके विघटन से बनता है? तो यूरिया मतलब क्या पूछा, ह्यूमन केस की स्टडी हो रही है, तो यूरिया किसके विघटन से बनता है? तो हमारे द्वारा जो अमीनो एसिड लिया जाता है, अमीनो एसिड हम खाते हैं, वो अमीनो एसिड क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसका डिसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होने के पश्चात ऑर्जिनिन आर्निथिन साइकिल के द्वारा जो यूरिया होता है और जो अमीनो एसिड है वो यूरिया में चेंज हो जाता है। तो यूरिया किससे बनता है? अमीनो एसिड का विघटन होने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, निषेचन के पश्चात क्या बनता है? तो अभी तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, यहाँ पे ये टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाली है आपके सामने कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो वैसे कि हाल मैं बता देता हूँ कि निषेचन के पश्चात जाइगोट नहीं कहिए आप, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। निषेचन के पश्चात डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और उस डिप्लॉयड जाइगोट का क्या होता है, क्लेबज होता है। और क्लेबज मीन्स विदलन होता है। विदलन के पश्चात ब्लास्टुला, गैस्टुला, मारुला ऐसे स्टेज होता जाता है और वो फिर क्या होता है, इम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, भ्रूण बन जाता है। तो यहाँ पे निषेचन के पश्चात क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ओके स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट। अब हम जो हमारा आज का स्टडी पॉइंट है वो स्टडी पॉइंट क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन का पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हमको, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है अभी देखना है। यहाँ फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और दूसरा जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दो हो गया। इसकी हिंदी आंतरिक
और इसकी हिंदी होता है बाह्य। तो आंतरिक निषेचन क्या है और बाह्य निषेचन क्या है, इसको हम जान लेते हैं पहले। तो आंतरिक निषेचन माने वो होता है कि जब निषेचन की क्रिया किसी फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जब निषेचन की क्रिया किसी फीमेल बॉडी के अंदर होता हो तब उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होता हो, जैसे अगर लोअर एनिमल की बात करते हैं हम, तो जैसे जल में भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जल में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो क्या है, बाह्य निषेचन है, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें स्टूडेंट पढ़ना क्या है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन करना है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, अगुणित नर व मादा, अगुणित मीन्स हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट, मतलब अगुणित नर और मादा गैमीट, यहां लिखेंगे आप स्पर्म एंड ओवम, ये अगुणित अवस्था में है, अर्थात यन अगर है तो अगुणित है, 2n हो गया तो द्विगुणित है। तो अगुणित नर और मादा गैमीट के न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, अब ये अगुणित स्पर्म हो गया और ये इसका न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड हो गया। ये ओवम का स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियस है, ये भी हैप्लॉइड हो गया। तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगुणित नर और मादा के गैमीट के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के समेकन, न्यूक्लियस के मिलना, दोनों के न्यूक्लियस का मिलना और मिलने के फलस्वरूप क्या बनना, द्विगुणित जाइगोट का बनना फर्टिलाइजेशन है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे एक हिंदी में क्या डिफाइन करेंगे, जब मेल और फीमेल हैप्लॉइड गैमीट का, हैप्लॉइड गैमीट के न्यूक्लियस का आपस में समेकन होता है, अर्थात आपस में मिलते हैं, तो डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब इसी को आपको अगर इंग्लिश में लिखना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड, यहाँ जोड़ देंगे हैप्लॉइड गैमीट are fused from another, then form diploid zygote is called fertilization। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये एक डिफिनेशन है। तो आप चाहे हिंदी में फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करो और चाहे इंग्लिश में डिफाइन करोगे। अब यहाँ आगे तरफ बढ़ते हैं और आगे स्टडी करते हैं क्या होता है। अब निषेचन का डिफिनेशन हमने स्टडी कर लिया, निषेचन का क्या डिफिनेशन है। अब क्या हम पढ़ेंगे, जो निषेचन की क्रिया होती है उस निषेचन क्रिया के अंतर्गत कैरियोगैमी तथा साइटोगैमी दोनों ही होता है। निषेचन क्रिया के अंतर्गत कैरियोगैमी भी होगा और साइटोगैमी भी होगा। कैरियोगैमी माने जब केंद्रक आपस में मिलेंगे तो वो क्या होगा, कैरियोगैमी। और जब स्पर्म और ओवम के जो
कोशाद्रव्य हैं, जब वो आपस में मिलेंगे तब वो क्या कहलाएंगे? साइटोगैमी कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो कैरियोगैमी भी होता है, साइटोगैमी भी होता है। अब जो स्पर्म होता है, अगर हम स्पेशली स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म जो इस तरह के संरचना में बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म का टेल है। टेल यहाँ पे सीथ होता है। ये स्पर्म का हैप्लॉइड यन न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो भरा है वो साइटोप्लाज्म है ये, और यहाँ होता है एक्रोसोम। ये इतनी संरचना स्पर्म में है। तो ये टेल पूंछ हो गया, सीथ, और ये कोशाद्रव्य, और ये केंद्रक, और ये एक्रोसोम। तो अगर स्पेशली स्पर्म की बात करें तो स्पर्म होता है क्या? मोटाइल। मोटाइल मीन्स जो चलता है, और नॉन मोटाइल माने जो नहीं चलता है। तो स्पर्म होता है कैसा? मोटाइल होता है। और मोटाइल इसलिए होता है क्योंकि इसमें टेल होता है, उसके द्वारा स्पर्म में मूवमेंट होती है। इसके पश्चात यहाँ साइटोप्लाज्म में, और जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम का काम होता है कि जो स्पर्म है उसको क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो एक्रोसोम क्या करता है? इस स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के पश्चात ये स्पर्म को सेव करता है। तो एक ह्यूमन में एक बार कॉपुलेशन के पश्चात स्पर्म का जब इजैकुलेशन होता है तो लगभग करोड़ों स्पर्म, या कह लेंगे आप 3.5 ml स्पर्म रिलीज होता है, और उन 3.5 ml स्पर्म में करोड़ों स्पर्म होते हैं, करोड़ों शुक्राणु होते हैं। लेकिन एग सेल से इससे फर्टिलाइजेशन किसी एक का केवल होता है, किसी एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन इस ओवम से होगा। तो क्यों? लेकिन ओवम के चारों तरफ मूवमेंट करेंगे लगभग 100 स्पर्म, और उन 100 स्पर्म में कोई एक स्पर्म जो पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, वो स्पर्म इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस से मिलेगा और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। यहाँ पे ओवरी के द्वारा या ओवम के द्वारा कुछ एंटी, जब इसके चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म मूवमेंट करते हैं तो उन मूवमेंट में क्या होता है? करोड़ों स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, और 100 स्पर्म कहाँ आते हैं? एग सेल या ओवम के चारों तरफ 100 स्पर्म मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ क्या होता है? इस 100 स्पर्म में कोई एक फ्यूज करेगा, ये मैंने बताया आपको। तो इसमें से 99 को भी नष्ट होना चाहिए। तो 99 को नष्ट होने के लिए ओवम के द्वारा एक एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस सिक्रीट होता है, और एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस सिक्रीट होने से वो स्पर्म को कैप की तरह ढक देता है, और कैप की तरह जब ढक देता है स्पर्म को तो क्या होते हैं? स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जब स्पर्म नष्ट हो जाते हैं तो बचता कोई एक स्पर्म है। अब यहाँ मान लेते हैं कोई एक स्पर्म यहाँ बचा है, एक स्पर्म, पावरफुल स्पर्म, यहाँ ये पावरफुल स्पर्म बचा है, और ये इसको क्या करना? पेनिट्रेट करना है। तो जो अब ये पेनिट्रेशन, इससे आगे की जो प्रोसेस होती है वो आगे हम क्या करते हैं? एक हेडिंग बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होता है, निम्न चरणों में पूरा होता है। नंबर 1 स्टेप इसका होता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू ओवम। इसकी हिंदी बनेगी शुक्राणु का अंडाणु की ओर, शुक्राणु का अंडाणु की ओर गति, ये हुआ। दूसरा इसका बनेगा
एग्लूटेशन, एग्लूटिनेशन मतलब सामूहिकरण होता है। और थर्ड स्टेप है इसका पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। नेक्स्ट स्टेप है इसका फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम फिलामेंट। वैसे मेनली जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो यही तीन ही होती है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू ओवम, दूसरा मतलब हिंदी शुक्राणु का अंडाणु की ओर गति, दूसरा सामूहिकरण और तीसरा शुक्राणु का ओवम में प्रवेश। तो इस तीन प्रोसेस के द्वारा जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, ओवम सेल में फर्टिलाइज करता है और ओवम सेल को फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। ये डिप्लॉयड जाइगोट हुआ और अब डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, अब इसका डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के पश्चात क्या होगा, क्लेवस और डिवीजन होने के पश्चात ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम में केवल लिखना है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को लिखना है तो आप फर्टिलाइजेशन का क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं और उसके पश्चात क्या करेंगे, स्पर्म के बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद और सीधे इतना ज़्यादा कुछ डीप नहीं लिखेंगे आप, केवल थोड़ा निषेचन के बारे में आप डिस्क्राइब कर देंगे। ओके स्टूडेंट।